दर्पण जो होता है के प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। अब हम लोग देखिए, जो हम लोग जाने थे, हम लोग का विशेष रूप का जो पढ़ना होगा गोलीय दर्पण के बारे में। कौन दर्पण के बारे में? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहेगा वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम कौन दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण। जैसे देखिए, मान लिया जाए यहाँ तो हम दो फिगर आराम से देखिएगा, हम पढ़ते हैं, ये हम लोग रिवीजन पढ़ चुके थे, इसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। जैसे जो इस प्रकार का रहता है छोटू, इसको हम गोल बोलते हैं, इसको गोली बोल सकते हैं ना। जैसे हमारा पृथ्वी एक प्रकार का गोल है, आप लोग गेंद देखे ना जी, वह भी एक प्रकार का गोला है। क्या है? गोला है। तो ये एम हो गया, ये एम डैश हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एम डैश। देखिए, अगर छोटू ई जो है ना, अगर इस प्रकार से रहे तो आप कहिएगा सर ई धंसा हुआ है कि नहीं धंसा हुआ? तो धंसा हुआ है तो ई है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिएगा तो ई है उठा हुआ है कि नहीं? ई वाला कहिएगा, जो ई वाला रंगे हुए जो नहीं, ई वाला जो कहिएगा धंसा हुआ है तो धंसा हुआ रहेगा, तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौची है? उठा हुआ, उठा हुआ है ना, तो उठा हुआ है तो इसको जो कहेंगे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल। उत्तल मतलब उठल, उत्तल मतलब उठल। अब इसी के बाद जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे देखिए इसी में हम लोग को पढ़ना, ये गोला हो गया, यहाँ पे जो हो जाएगा ये गोला का केंद्र हो गया। ये गोला का क्या हो गया? केंद्र। देखिए, इसको में हम लोग को जो विभिन्न पद पढ़ना है, विभिन्न बिंदु के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये केंद्र है, कौन सी है? केंद्र। इसको हम कहेंगे वक्ता केंद्र। मान लिया जाए इसको सी से सूचित करेंगे और इसको जो बोलेंगे कौन केंद्र बोलेंगे? वक्ता केंद्र। कहता है वक्ता केंद्र का परिभाषा, तो कहता गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। फिर से, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जो है ना, किसी खोखला गोला का भाग है, किसी खोखला गोला का भाग है, और गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को जो हम लोग कहते हैं, कौन केंद्र कहते हैं? वक्ता केंद्र। याद रहेगा। अब देखिए, जो ई वाला जो भाग है, जो ये रचित किया हुआ, मतलब इसका अर्थ जानते हैं क्या है? प्रकाश ऐसे आएगा, टकरा कर क्या आ जाएगा? रंगा हुआ। जैसे हम बताए थे कि आप लोग घर में शीशा देखिएगा तो शीशा को जाकर के फोड़ दीजिए, पीछे देखिएगा तो रंगा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? अगर गलती से कागज शीशा का भी फूटा होगा तो देखोगे पीछे कुछ रहता है? रंगा हुआ। अगर वो रंगा हुआ नहीं रहता तो प्रकाश इस पार से उस पर हो जाता। ना तो उजला वाला गिलास अगर आपके घर में होगा कांच का, तो देखिएगा ई पट से लाइट ऊपर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे अगर खिड़की में लगा हुआ है शीशा तो प्रकाश इस पर से उस पर नहीं हो जाता है, लेकिन रंग दिया रहता है जिससे प्रकाश इस पर से उस पर नहीं हो पाता। तो वही कह रहा है कि कहता है कि दर्पण के चौड़ाई, दर्पण के चौड़ाई, दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को, दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसीलिए इसे कौन चीज सूचित किया जाता है? पी से। कौन चीज से? पी से। और दर्पण के चौड़ाई को यहाँ से जो एम से एम डैश, यहाँ एम से एम डैश तक अगर नापिएगा तो कुछ है कि नहीं है? यहाँ से लंबाई अगर नापेंगे तो कुछ लंबाई है ना। तो दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारा। याद रहेगा, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? अब यहाँ पे जो छोटू ये जो केंद्र है, ये कौची है? केंद्र। ये बिंदु कौची है? ध्रुव। ये कौची है? ध्रुव। केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा, केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष, कौन अक्ष? या तो कह सकते हैं मुख्य अक्ष। एक आदमी के दो नाम रहता है कि नहीं रहता है? तो वही कह सकते हैं वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कौन अक्ष कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और यही कहेगा वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को जो हम लोग कहते हैं, वह कहते हैं वक्ता त्रिज्या। क्या कहते हैं? अब इसके बारे में तो अब हम जान गए, लेकिन अब इसका पूरा का परिभाषा देखते हैं। देखिए, आराम से देखेंगे। फिर से इसको पार देते हैं जी। ये हमारा हो गया
ये अच्छा से नहीं पढ़ाया। ये एम है, ये एम डैश है। अगर धंसा हुआ रहेगा परिवर्तक सतह क्या रहेगा? धंसा हुआ। तो कहिएगा वह अवतल दर्पण है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और वही परिवर्तक सतह उठा हुआ रहेगा तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उठल। तो ये जो हो गया यह अवतल दर्पण हो गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का आएगा वह आएगा वक्ता केंद्र। पहला जो पॉइंट होगा कौन सी है? वक्ता केंद्र। तो कौन सी लिखिएगा आप लोग? कहेगा गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र कहते हैं। याद रहेगा? कौची याद रखना है? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्ता केंद्र। दर्पण का वक्ता केंद्र। जैसे ही नजर आ रहा है ना गोलीय दर्पण है ना, और ये केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र। बीचों बीच में इसको इंग्लिश में सेंटर बोला जाता है, लेकिन यहाँ इसे इंग्लिश में वक्ता केंद्र को सेंटर बोलते हैं, इसीलिए इसे सी से सूचित करेंगे। कौन सी से? सी से। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। कौन सी कहते हैं? वक्ता केंद्र। अगर आपसे पूछेगा कि वक्ता केंद्र को क्या से सूचित करते थे? कौन सी से? सी से। वक्ता केंद्र को लिख लीजिएगा। वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। याद रहेगा? वक्ता केंद्र को कौन से? सी से सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ वक्ता केंद्र हो गया। वक्ता केंद्र के बाद यहाँ पे देखिए अब हमारा ये सी हो गया ना। अब देखिए मिटा देते हैं इसको। अब वक्ता केंद्र के बाद जो हम लोग का आएगा वह कौन आएगा जी? ध्रुव। कौन आएगा? ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। तो ध्रुव कहता है देखिए ये आपका दर्पण की चौड़ाई है ना, दर्पण का चौड़ाई जो यहाँ से हम रंगे हुए हैं, ये रंगा हुआ है जो नजर आ रहा है ना, तो इसके बीच भाग को, मध्य भाग को, कौन भाग को? मध्य। जैसे मान लिया जाए कि ई है छोटू, तो ई बीच में हो गया, इतने भी उतने बराबर, इतना भी बराबर, तो वहीं मतलब बीच वाले भाग को, दर्पण के चौड़ाई के मध्य भाग को या बीच भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रहेगा? क्या बोले? दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को, दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोला जाता है, इसीलिए ध्रुव को कौन से सूचित करेंगे? पी से। ध्रुव को जो सूचित किया जाता है कौन से? तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेंगे। दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। कुछ बोले? दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को, दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव को कौन से सूचित करेंगे? पी से। दर्पण के ध्रुव को कौन से सूचित किया जाता है? तो लिख लेना, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। पी से सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्रुव। दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को ध्रुव कह दिया, और ध्रुव को जो सूचित किया जाता है कौन से? पी से। आपको पता है एक बात याद रखिएगा, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से ही। दर्पण में जो दूरी मापेंगे कहाँ से मापेंगे? ध्रुव। दर्पण में जितना भी दूरी मापा जाता है वह सब कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आता है हम लोग का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए
प्रधान अक्ष या तो इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए ये वक्ता केंद्र है, कौन सी है वक्ता केंद्र से सूचित कैसे है? आई हमारा ध्रुव है, आई रेखवा को जो मिला देता है ना उसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दर्पण को वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कौन अक्ष कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य। प्रधान अक्ष या दोनों एक ही है, एक आदमी के दो नाम नहीं रहता है। कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे एक आदमी के दो नाम रहता है, बस प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष एक ही को कहते हैं। तो कौन सी कहेंगे? दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं पीसी कौन सी है? पीसी प्रधान अक्ष है। पीसी कौन अच्छा? प्रधान। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और प्रधान अक्ष को मिलाने, दर्पण के ध्रुव और केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कौन सी कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए अब प्रधान अक्ष हो गया। अब इसके बाद वो आवेगा वक्ता त्रिज्या। कौन सा आवेगा? वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या इसका हम लोग दो परिभाषा देखेंगे। इसका जो पहला जो है, देखिए त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। त्रिज्या को इंग्लिश में कौन सी बोला जाता है? इसीलिए त्रिज्या को कौन सी सूचित करेंगे? आर से। त्रिज्या को जो सूचित किया जाता है क्या चीज से? आर से सूचित किया जाता है। तो इसको कह सकते हैं इसका पहला परिभाषा जो दो प्रकार से इसको दे सकते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया क्या बोले? जो कौन बोले? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, कौन सी कहते हैं? दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना उसी के त्रिज्या को वक्ता, इसका मतलब कि गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। या तो आप एक परिभाषा याद रखिएगा कि केंद्र, यहाँ पे कौन सी था? केंद्र था। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, कौन सी कहेंगे? वक्ता त्रिज्या। याद रहेगा, केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को कौन सी कहेंगे? वक्ता। और एक परिभाषा या और करके लिख लेंगे कि दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। समझ में क्या बोले? जो कहता है दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव हो गया आई केंद्र, इसके बीच के दूरी को जो हम लोग कह देंगे कौन सी कहेंगे? वक्ता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्ता कहेगा। अगर आपसे पूछेगा कि वक्ता त्रिज्या को कौन सी से सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। किससे जी? आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत ना है? अब देखिए मिटा दिया जाए।
अब है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक जानते हैं, जो एम से एम डैश है ना, एम से एम डैश, यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। यही दर्पण का द्वारक, मतलब जितना वो दर्पण है उसी को हम दर्पण का द्वारक बोलेंगे। समझ में आया? मतलब कह सकते हैं दर्पण के चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का, याद रहेगा, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो लिख लीजिए, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? तो एम एम डैश जो है ना, एम एम डैश दर्पण का कौची है? द्वारक है। जो दर्पण का जो चौड़ाई है नहीं वाला, इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो इसके बाद अब देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। देखिए फिर से अगर इसको करना चाहिएगा, ऐसा नहीं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों अलग अलग होगा। उत्तल दर्पण में भी वही होगा और अवतल दर्पण में भी वही होगा। जैसे ये हो गया, ये एम है और ये एम डैश है। अगर देखिए, अगर जो भाग हम रंग रहे हैं तो उसके बाद पता लगेगा कि गड्ढा है, धंसा हुआ है ना, तो धंसा हुआ रहेगा तो अवतल और उठा हुआ रहेगा तो उत्तल। तो ये जो यहाँ पे अगर मान ले जाए, ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा कुछ हो जाएगा सी। यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वह कुछ हो जाएगा पी, ध्रुव हो जाएगा। ये वक्ता के अंदर कुछ हो गया ध्रुव। और इसको रेखा को अगर मिला देते हैं, ये रेखा को मिला दिए तो प्रधान अक्ष हो गया। कौन अक्ष हो गया? प्रधान अक्ष। और जो यहाँ से पी से सी तक की दूरी, यहाँ से अगर आप स्केल से नापिएगा तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा? पी से कहाँ तक है? सी तक के। उसी दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। उस दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता। और ई वाला जो आपको नजर आ रहा है, ई वाला, ये दर्पण का द्वारक हो गया। ये क्या हो गया? दर्पण का। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, अब कहता है कि फोकस। देखिए क्या होता है जी कि ये अवतल है और ये प्रधान अच्छा है। कौन अच्छा है? कह कि बोले थे कि ध्रुव, कौची? ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो क्या, अब देखिए यहाँ पे कहता है अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें, आने वाली सभी किरणें एक बिंदु से होकर गुजरती है। एक बिंदु से होकर गुजरती है। यहाँ से ना होकर गुजरा जी, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। इसे कौच बोलते हैं? कौच बोलेंगे। और लेकिन यही छोटू यही रहेगा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण तो एन्ने से रंग आ जाएगा, तो वो वाला भाग उठा हुआ है कि नहीं? उठा हुआ है ना। ये जो हमारा हो जाएगा ये पी हो जाएगा। ये कौच हो जाएगा? ये हमारा जो हो जाएगा छोटू ये सी हो जाएगा। ये ध्रुव, ये वक्ता केंद्र हो गया। अब इसको में क्या होता है, इस प्रकार से जाता है और ये ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है छोटू कि एक बिंदु से निकल करके ऐसे जा रहा है। इसे ही एफ कहते हैं। कहने का अर्थ है कि डॉट डॉट से न मिलाए हैं, तो डॉट डॉट से मिलाए हैं तो इसका काल्पनिक, कौची? काल्पनिक। ये रियली बात ना है, मतलब इस सही में न मिला हुआ है जी। डॉट डॉट से सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा। तो इसीलिए अवतल दर्पण का फोकस जो होता है काल्पनिक होता, सॉरी, उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वह कैसा होता है? काल्पनिक। और अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है कैसा होता है? वास्तविक। कोई दिक्कत? याद रहेगा, वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक मतलब। और जो काल्पनिक मतलब होता है, काल्पनिक या तो उसको आभासी बोल सकते हैं। जैसे मान लिया जो सिर्फ हम आभास करते सकते हैं, सही में नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? तो आप कहेगा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किस, कौन दर्पण जी? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। कौच बोलिएगा आंसर?
बोलिएगा। अवतल दर्पण में, अवतल प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है। उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो देखे, यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण आया और यहाँ से इस प्रकार से गुजर गया ना जी, तो जहाँ से गुजरा उसी को हम मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। याद रहेगा। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें प्रवर्तन के बाद, किसके बाद? प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से होकर गुजरती है। एक बिंदु से होकर उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। याद रहेगा। देखिए ना, देखने वाली बात है। यहाँ से आया, यहाँ से प्रवर्तन मैंने टकरा करके वापस लौट जाना, हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। तो यहाँ से आया, टकरा करके यहाँ से एक बिंदु से गया है कि नहीं गया है, तो इसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहे हैं। इसी बिंदु को कौन फोकस कहे हैं? याद रहेगा। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को कौन से? एफ से। अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। उस मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कौन से सूचित किया जाता है? लिख लेगा। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को कौन से? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, ये कौन सी है? एफ है, ये ध्रुव है कि नहीं? और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। पहले ही हम बता चुके हैं कि दर्पण में सभी दूरियां जो मापी जाती है कहाँ से? ध्रुव से। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद रहेगा। ये ध्रुव है ना और ये फोकस है ना जी, तो ये दोनों के बीच के दूरियां जो मापेंगे उस दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। उस दूरी को कौन कहेंगे? कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत है जी? फिर से इस बात देख लो, एक और देख लेंगे। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें प्रवर्तन के एक बिंदु से गुजरती है। उस बिंदु को अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कौन से सूचित किया जाएगा? और यहाँ पे कौन बोले कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के कौन सी कहेंगे? फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कौन सी कहेंगे? कोई दिक्कत? तो फोकस दूरी का परिभाषा हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक ठीक है ना जी? आप लोग उतारते जाइएगा। कौन दूरी है? फोकस दूरी। फोकस दूरी है ना। अब देखिए, कहता है कि ध्रुव क्या चीज? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कौन दूरी कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा जी? उस टाइम से आप लोग उतार ही नहीं रहे थे, उतारना चाहिए था उसी टाइम से। अब कल से उतारिएगा। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कौन दूरी कहेंगे? फोकस का दूरी। कौन दूरी? फोकस दूरी। या ध्रुव है ना, एफ नजर आ रहा है ना जी, तो इंच से आपके पास स्केल होगा ना, उसको से नापिएगा तो जो आ जाएगा पी से लेकर के एफ तक के, वो बात दूरी कौन सी कहलाएगा? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत जी? अब है हम लोग उत्तल दर्पण में देखे। कौन दर्पण में? अब जो हम लोग को देखना है अवतल दर्पण में। देखिए, धंसा हुआ है था अवतल, धंसा हुआ था और उठा हुआ है था उत्तल। तो अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। कौन दर्पण में? उत्तल। इसको मिटा ही देते हैं अवतल वाला को। अब देखिए, उत्तल
दर्पण का मुख्य फोकस। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण। तो कहता उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें, आने वाले सभी किरणें प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में एक बार दो बार पूछा गया है। कहता है उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें, आने वाली परावर्तन के बाद एक बिंदु से कुछ होता है, जाती हुई प्रतीत होता है, आती हुई प्रतीत होता है। उसको पहले था कि एक बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरती, लेकिन एरा में एक बिंदु से आती हुई कुछ होता है प्रतीत, मतलब सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ऐसे जैसे लग रहा है कि ऐसे और है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे आप लोग दूर, जैसे छत पर चढ़ जाइएगा और देखिएगा पेड़वा तो हमारे बराबर है, लेकिन पेड़ आपके बराबर आता है नहीं, वो सिर्फ हम आप कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्पना। तो उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के आने वाली सभी किरणें, आने वाली प्रवर्तन के बाद, किसके बाद? प्रवर्तन के बाद एक बिंदु पर, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? उस बिंदु को उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए फिर बस वही याद रखना है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव है ना जी, फोकस है ना। अभी बताओ ना कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कौन दूरी कहेंगे? फोकस दूरी। कौन दूरी? यहाँ तो कोई दिक्कत? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कौन दूरी कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, एक बात को क्या देखिएगा, इसको में देख रहे थे डॉट से मिल रहा है, डॉट से जब मिलेगा तो समझ जाइएगा काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक। जब भी हम डॉट से हम बात करेंगे तो समझ जाना है कैसा है? काल्पनिक। और अगर पूरा दम सीधा इस प्रकार से खींचा हुआ है तो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। तो याद रखना है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? काल्पनिक। तो लिख लेते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य कैसा होता है जी? वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? काल्पनिक होता है। याद रहेगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होगा? वास्तविक। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? आए यहाँ तक कोई दिक्कत? आज भर इतना ही रहने देते हैं।